मैम यस मैम अभी आपने जो पीडीएफ भेजा है नोट्स का वो लिखना है क्या कॉपी में? हाँ, वो कॉपी में लिखना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर का है अपने। चलिए, कल अपन ने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैम ये चैप्टर 4 है ना? हाँ, चैप्टर नंबर 4 है। ओके मैम। चलिए, तो डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? हेलो, ऑडिबल? यस मैम। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? मैम ऑडिट प्रोसीजर मैम, के रिकॉर्ड एविडेंस रखना, रखना, ऑडिट एविडेंस रिकॉर्ड रखना। रेलेवेंट और किन किन ऑडिटर के थ्रू किस कंक्लूजन पहुंचेगा? 3 चीजों का रिकॉर्ड रखता है ऑडिटर, है ना, उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन। ठीक है, इन तीनों चीजों का रिकॉर्ड रिटर्न के अंदर रखेगा, उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशंस जब एक फाइल के अंदर बाउंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो, उसे क्या कह देते हैं? फिर डॉक्यूमेंटेशन का नाम क्या कन्वर्ट हो जाता है? ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं वापस से अभी पूरा बता रही हूँ, वो कन्वर्ट हो जाती है ऑडिट फाइल के अंदर। अच्छा, मेन डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? उसकी हेल्प से और ऑब्जेक्ट कंक्लूड कर सके। कंक्लूजन पे पहुंचना ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मैम वो अपने आप को सही रिकॉर्ड्स कर रखना सके फ्यूचर अगर में। हाँ मैम, उसको एविडेंस देने की बारी आई। एविडेंसेस के लिए एविडेंस है ये, है ना, सबसे मेन चीज है एविडेंस। वर्ड आना चाहिए आपका कि पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है कि एविडेंस है ये डॉक्यूमेंटेशन किन चीज का? फर्स्ट, कि हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो हम कैसे पहुंचे, हमने हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है। सेकंड, हमने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए ड्यूरिंग द ऑडिट, वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, हमने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमारा ओपिनियन पे पहुंचे हैं। इन दोनों चीजों का एविडेंस शो करते हैं हमें डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल से थे, यही क्वालिटी कंट्रोल करना, ठीक है, एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है, जो भी हमारा नेक्स्ट ईयर प्लान बनाना है हमें, तो उसके लिए भी हमें असिस्ट करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस हो जाते हैं तो उसके लिए भी हमें हेल्प करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स थे आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट फाइल, इट्स रिटेंशन एंड ओनरशिप, है ना। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि हमें ये जो हमने ऑडिट फाइल बनाई है अभी अभी, इस ऑडिट फाइल को कुछ टाइम के लिए हमें मेंटेन करके रखना कंपलसरी होता है ना।
ये जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल, ये सारी चीजें ऑडिटर से रिलेटेड है। सारी बातें ऑडिटर की हो रही है। ऑडिटर को वर्किंग पेपर्स रखने हैं, ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन रखना है, ऑडिटर को ऑडिट फाइल बनाना है ना। ये सारे काम ऑडिटर के लिए हैं और इससे हमारा डील करता है स्टैंडर्ड 230। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है आप लोगों के ऐसे 230 किससे रिलेटेड है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। इस चैप्टर में हम जो भी लिखे पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें हमें स्टैंडर्ड 230 के अंदर गिवन है। नाउ आइए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। ऑडिट फाइल क्या है? वही जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था, इसको एक फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम बाउंड कर देते हैं तो उसे कहते हैं हमें ऑडिट फाइल। नॉर्मली ऑडिट फाइल 2 टाइप्स की होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल। ठीक है, नाउ परमानेंट ऑडिट फाइल कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस कि परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल में डिफरेंस क्या होता है। 4 मार्क्स का आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या हुआ कि हम जो चीजें ऑडिट करते टाइम पे हमने जो भी फाइंडिंग्स हमें मिली है, फाइंडिंग्स मतलब जो भी एविडेंसेस या फिर जो भी हमने प्लानिंग के टाइम पे प्लान किया, ठीक है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल रहा है, एग्रीमेंट हमें मिल रहा है, कोई भी फाइंडिंग, जो फाइंडिंग हमारे मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमारे ऑडिट करते टाइम पे वो चीजें हमें काम आएगी, उसे हम रखते हैं परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर। ठीक है, और जो फाइंडिंग्स, जो ऑडिट एविडेंसेस हमारे ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर हैं, उनका हमें नेक्स्ट ईयर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो सारी चीजें हम रखते हैं करंट ऑडिट फाइल के अंदर। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस अर्शप्रीत, मैं बताती हूँ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वापस से बताती हूँ। अभी पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें फिर। तो अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ रही हूँ कि कौन सी चीज परमानेंट के अंदर जाएगी आपके अकॉर्डिंग, है ना, और कौन सी चीज करंट ऑडिट फाइल के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हो मैम? आपने कल बताया था शायद मेमोरेंडम। यस, मैं कुछ एग्जांपल्स और पूछ रही हूँ आपसे, है ना। जैसे मेमोरेंडम्स ऑफ एमओए और आर्टिकल्स हैं आपके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये आपके एक ही ईयर काम आएंगे या फिर मोर देन 1 ईयर काम आएंगे? परमानेंट काम आएगा। मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर काम आएंगे। हर ईयर परमानेंट ऑडिट फाइल, हर ईयर हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, क्या चीजें, क्या राइट्स है मेंबर्स के, क्या ड्यूटीज है मेंबर्स की, कंपनी का हेड ऑफिस का है, हर एक चीज हमारे हर ईयर के लिए रेलिवेंट रहेगी। तो यह हम कौन सी फाइल के अंदर रखते हैं? परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर। परमानेंट ऑडिट फाइल। अच्छा, अब कोई सैलरी से रिलेटेड आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये सैलरी से रिलेटेड एविडेंसेस आप परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर रखेंगे या करंट ऑडिट फाइल के अंदर रखेंगे? करंट ऑडिट फाइल के अंदर। करंट ऑडिट फाइल के अंदर, क्योंकि ये हमारे ओनली करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए करंट ऑडिट फाइल के अंदर। अच्छा, तो नाउ आपने क्या किया है, कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट किया आपकी कंपनी ने, जिसकी अपन ऑडिट करने जा रहे हैं, उसने कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सेल कॉन्ट्रैक्ट 10 सालों का है कि आपको मुझे हर साल में 1 करोड़ रुपए का माल भेजना है, हम आपको ऑर्डर देंगे, उसके विदिन 20 डेज आपको हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप कौन सी फाइल के अंदर रखेंगे? परमानेंट में। परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी चीज जो हमें पता चल जाएगी इजीली कि ये परमानेंट में जानी चाहिए या करंट के अंदर जानी चाहिए। तो ये बुकिश नॉलेज है एक्चुअली केवल,
रियल लाइफ के अंदर ओनली एक ही ऑडिट फाइल होता है आपका, उसी के अंदर सारे परमानेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसी के अंदर सारे करंट ईयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। नाउ जो सेकंड आपका हेडिंग आ रहा है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, है ना। देखिए होता क्या है कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे तब हम लूज वर्किंग पेपर्स लेके जाते हैं। लूज वर्किंग पेपर्स मतलब उनको ऑलरेडी फाइल के अंदर वो बाउंडेड नहीं होते हैं। नॉर्मली लूज पेपर्स, पिनअप वाले पेपर्स ले लिए हमने, वो पिनअप वाले पेपर्स लेकर के जाते हैं, या फिर एक कॉपी ले ली सिंगल नोटबुक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी, एक नोटबुक ले लिया पतला और वो नोटबुक हम लेकर के जाते हैं। तो हमें इसे जो ऑलरेडी हमारी ऑडिट फाइल बनी हुई होती है उसके अंदर असेंबल करना होता है, उसके अंदर बाउंड करना पड़ता है। या फिर इन बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे मेरे जो भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया उसे परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल के अंदर असेंबल करना होता है, ठीक है, पेस्ट करना होता है। तो नाउ मेरे को एक टाइम लिमिट गिवन है स्टैंडर्ड के अंदर, इसे अंडरलाइन कर लेना नोट्स के अंदर कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। जब से ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, यानी आपकी ऑडिट कंप्लीट हो गई, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, उसके 60 डेज के अंदर अंदर कंपल्सरीली आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किया, आपने जो भी अपनी वर्किंग बनाई, उन सबको आपको ऑडिट फाइल के अंदर बाउंड कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ बाउंड करने के बाद में आप नॉर्मली आपके वर्किंग पेपर्स में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप क्या एडिट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लो मैं काम कर रही थी, मैंने क्या किया, परचेजेस के पहले परचेजेस चेक करी, उस समय अलग क्वेरी शीट बनाई थी, फिर वापस से मैंने परचेजेस किसी भी रीजन से चेक करी तो वापस से मेरी न्यू फाइनल क्वेरी शीट बन गई। तो क्या प्रीवियस वाली मेरी कोई क्वेरी शीट वो काम की है, मेरी प्रीवियस क्वेरी शीट? नो मैम, कोई भी काम की नहीं है। तो ऐसे कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उन्हें हटा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई आपका बैंक स्टेटमेंट का मैंने फोटोकॉपी करवाया, फर्स्ट फोटोकॉपी मेरे पास क्लियर ही नहीं आई, ठीक है, तो भी वो मैंने मेरे पास रखी हुई पड़ी है। मैंने क्लाइंट को कहा कि आप मुझे इसकी न्यू वापस से फोटोकॉपी करवा करके देना, एक ये क्लियर नहीं आई आपकी प्रेजेंट वाली। तो क्या मैं दोनों को बाउंड करके रखूंगी या फिर जो न्यू मेरे पास में अब आ गई अच्छे से प्रिंटेड, केवल उसी को बाउंड करके रखूंगी? न्यू वाली कोई मैम, न्यू वाली कोई रखोगे? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो हम नॉर्मली सिंपल माइंड वाले काम होते हैं कि भाई ये चीज हटा देते, ये रिपीट हो रही है, ये चीज डुप्लीकेसी हो रही है, इसका इस चीज का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम होते हैं, केवल आप ये चीजें एडिट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन में, बाकी आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां से बना करके आए चीजें, आपकी क्वेरीज में जो प्रॉब्लम थी, आपकी जो भी क्वेरीज थी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आपने उन सारी क्वेरीज को ही कट कर दिया। क्या ये सही है तरीका कट करना? नहीं है ना। फ्यूचर में आपके पास में क्या एविडेंस रहेगा कि मैनेजमेंट ने मेरी इस क्वेरी का कोई जवाब नहीं दिया था? तो इसलिए ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए जिससे आपके जो भी आपने वर्क किया है उनके ऊपर कोई इफेक्ट आ जाए। क्लियर, समझ में आ गया? यस मैम। है ना। नाउ थर्ड पॉइंट जो आ रहा है हमारा, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि मुझे ये जो ऑडिट फाइल है, मुझे ये जो वर्किंग पेपर्स हैं, इन्हें कितने टाइम तक रिटेन करके रखना है। रिटेन का मतलब मुझे मेरे पास कब तक इन्हें रखना है, ठीक है ना। आप इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो बिफोर दिस टाइम, तो उसे कहते हैं रिटेंशन पीरियड। ये रिटेंशन पीरियड हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड जो ICAI है, जो ऑडिट को गवर्न कर रहा है, वो कुछ तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग निकालता है और कुछ निकालता है SQC। SQC इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स,
ये हमारे सिर्फ यहाँ पे एक बार नाम आया SQC1, इसके अलावा पूरी मॉड्यूल में कहीं पे भी इसका रेफरेंस नहीं है। ये हम अगर CA फाइनल लेवल पे जाते हैं तो हमें पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए यहाँ पे मैंने रेड पेन से आपको हाईलाइट किया है इसे। हम ये जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वर्किंग पेपर्स होते हैं, एक ऑडिटर को मिनिमम 7 सालों के लिए, जब से आपने ऑडिट रिपोर्ट दिया है तब से मिनिमम 7 सालों के लिए आपको इसे रिटेन करके रखना होता है, ठीक है। इसके बिफोर आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपके 7 साल खत्म हो गए, इसके बाद में आप चाहें तो आप उन वर्किंग पेपर्स को जाकर के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। डिस्ट्रॉय भी ऐसे नहीं कि पेपर नॉर्मली फाड़ करके फेंक दिए, उसका तरीका गिवन है कि आपको आग लगा के ही उन्हें वेस्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं हो। अगर हमने पेपर्स को यूं ही फाड़ करके फेंक दिया तो अगर कोई भी बंदा उन्हें वापस से अटैच कर ले तो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है। हमने डस्टबिन में यूं ही डाल दिया, वो पेपर्स किसी के हाथ में लग गए, किसी को ऐसा नॉलेज था, किसी के हाथ में लग गए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उन्हें आग लगाना कंपलसरी होता है, ताकि कोई अनदर पर्सन उन तक पहुंच ना सके, ठीक है। तो कितने सालों तो तक मैम पूछिए। किसी की अंडरटेकिंग में हमें डिस्ट्रॉय करने होते हैं या कैसे नहीं होता है मतलब? नहीं, अंडरटेकिंग में नहीं करने होते हैं, हम खुद कर सकते हैं, बट रियल एविडेंस रहेगा कि हमने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं देनी होती है, बट रियल लाइफ में 15-15, 20-20 साल तक के भी पेपर्स डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते हैं, ठीक है। कभी भी हम डिस्ट्रॉय करते ही नहीं है, हम उसे हमारे स्टोर रूम में रखते रहते हैं कि ना जाने कब क्या चीज हमें नीड पड़ जाए, इसलिए कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। यस ऋषभ? मैम जैसे आपने बताया कि 7 इयर्स के लिए रखने पड़ते हैं, और अगर एम्प्लॉयर ऑडिटर चेंज कर दे किसी आगे वाले इयर्स में, तब भी मतलब जो तब पुराना भी ऑडिटर हमें है उसे रखना रखने पड़ेंगे पड़ेगा। रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल, तब भी हमें रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ता है, इसका लॉजिक बताती हूँ। आप इनकम टैक्स के अंदर फाइनल में पढ़ेंगे कि जैसे आप असेसमेंट ईयर समझते हैं कि 20-21 चल रहा है, 21-22 चल रहा है ना, तो असेसमेंट ईयर एंडिंग से अलग अलग ईयर्स हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कब तक आपके यहाँ पे सर्वे पे आ सकती है, किस ईयर तक आपके यहाँ रेट डाल सकती है, या फिर आपके प्रीवियस कितने सालों के वो रिकॉर्ड्स ओपन करवा सकती है ना। तो प्रीवियस नॉर्मली आप लोग जब सारी चीजें पढ़ेंगे तो 8 साल निकल के आते हैं कि प्रीवियस 6 या 8 सालों तक इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके जो भी प्रीवियस ईयर के 6 साल हैं उनका ओपन करवा सकती है, ठीक है। वापस से उनको लग रहा है कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ तो गड़बड़ करी थी इनकम कैलकुलेट करने में, तो वो 6 साल तक या फिर किन्हीं केसेस में 8 सालों तक ओपन करवा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें दिया है 7 इयर्स के लिए क्या रखना पड़ेगा, आपको वर्किंग पेपर्स रखने पड़ेंगे। अगर आप ऑडिटर चेंज हो जाते हैं तो भी उस पर्टिकुलर ईयर में तो आप ऑडिटर थे ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे कोई भी क्वेरी कर सकती है, इसलिए आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है क्या, कि अगर जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट में आपको 8 इयर्स मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ रहता है, बट ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लोगों को लगता है कंट्रोवर्सी है। कंपनीज एक्ट ने कहा है कंपनी को 8 सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, हमें यहाँ पे कहते हैं कि ऑडिटर को 7 सालों तक उसके वर्किंग पेपर्स मेंटेन करके रखने हैं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? यहाँ पे हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं, और कंपनीज एक्ट में आप कोई तो सेक्शन पढ़ेंगे, उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ आएगा आपके कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिनिमम 8 इयर्स तक मेंटेन करके रखने होते हैं। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। कंपनीज एक्ट क्लाइंट के बारे में 8 साल बोलता है, और हमें SQC1 ऑडिटर को 7 सालों के लिए कहता है कि 7 सालों तक आपको ये चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। क्लियर सबको? रिटेंशन पीरियड मैम ये ऑडिट रिपोर्ट, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मतलब? हाँ ये मैं बता रही हूँ 2 मिनट पहले ये ओनरशिप का पॉइंट ले लेते हैं।
ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैंने ये चीज आपको पहले भी समझा रखी है। वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर ऑडिटर की, है ना? क्या होते हैं मैम? तो डॉक्यूमेंटेशंस जो भी होते हैं वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऑडिटर की होती है। ऑडिटर अपनी सामने वाले बंदे को कभी भी बाउंड नहीं है कि वो क्लाइंट को या किसी और सीए फर्म को वो अपने वर्किंग पेपर्स दिखाएं, ठीक है? बट वो वर्किंग पेपर्स उसे बाउंड होगा वो दिखाने के लिए कब? जब उसे कोई लीगल अथॉरिटी बाउंड करती है कि आपको ये वर्किंग पेपर्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे या इसका कोई पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट हमें सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो लीगली बाउंड है तो इन दैट केस उसे उस पर्टिकुलर लीगल अथॉरिटी को वो एक्सट्रैक्ट सबमिट करने के लिए बाउंड होता है। अदरवाइज वो किसी के लिए बाउंड नहीं है कि उसे ऑडिट के अपने वर्किंग पेपर शो करने पड़ेंगे। अगर क्लाइंट खुद मेरे पास में आ जाता है कि मुझे मेरी कंपनी का अपने सेल्स का कैलकुलेशन कैसे किया, सेल्स पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया, आपके वर्किंग पेपर्स में मुझे दिखाइए, तो मैं बिल्कुल बाउंड नहीं हूँ कि मैं उसे मेरे वर्किंग पेपर्स शो करूँ, ठीक है? बट हाँ, मैं इतना जरूर, उसकी कोई क्वेरी है तो मैं बैठ करके उसे सॉल्व जरूर करूंगी कि देखो आपकी सेल डाटा में ऐसे आ रही थी और इसके अकॉर्डिंग इतना जीएसटी बन रहा था और इस अकॉर्डिंग हमने ये फिगर कैलकुलेट किया है, ठीक है? बट वो अगर मुझे कहे कि मुझे इस सब का जो भी आपने आपके वर्किंग पेपर्स में काम किया है उसका फोटोकॉपी करके दे दो, तो मैं कोई बाउंड नहीं हूँ कि मैं उसे ये फोटोकॉपी करके दूं, ठीक है? क्लियर, समझ में आया? मैम मतलब आप शो ही कर सकते हो उसको और कुछ नहीं? शो करने के लिए भी बाउंड नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है? मैं उसे अलग पेपर में समझा सकती हूँ कि मैंने ये काम ऐसे ऐसे किया, ठीक है? मेरी इच्छा है तो मैं शो कर दूंगी, बट मैं बाउंड नहीं हूँ। वो मेरे ऊपर कोई भी बोल नहीं सकता है कि हमारी ही तो चीज है, आप हमें ही नहीं बता रहे हो, हमारी कंपनी का इंफॉर्मेशन है, तो मैं कोई बाउंड नहीं हूँ। वो वर्किंग पेपर्स मेरे बन चुके थे तो अब वो मेरे ही हैं। हमारा आपसे सिर्फ रिलेशन था जब तक हमारी ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाती है ना? अब आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को सॉल्व हम जरूर करेंगे, बट हमने जो काम किया उसे हम दिखाने के लिए बाउंड नहीं है। ओके? यस तो चलिए बताइए फटाफट से ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंट का थर्ड पॉइंट बता। हाँ, एक मिनट बताती हूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को कितने टाइम पीरियड के अंदर ऑडिट फाइल के अंदर लगाना कंपलसरी है? 7 ईयर। रिपोर्ट के इशू होने के 60 days. 60 days. 60 days। Question, रिपोर्ट के इशू होने के 60 डेज में, है ना? जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू किया है उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर आपको ऑडिट फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज कर देने चाहिए, ठीक है? सेकंड पॉइंट बहुत ही सिंपल सा था कि यही आप जो आपके पास में जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के वर्क हैं आप उन सारी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं वर्किंग पेपर्स को बाउंड करते टाइम ऑडिट फाइल में। बाकी आप वर्किंग पेपर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पूछा था, वंस फाइनल ऑडिट फाइल असेंबली इज कंप्लीटेड the auditor shall not delete or discard audit file documentation of any nature before completion of retention period। मैंने आपको अभी अभी बोला था कि ऑडिट फाइल हमारी बन गई है, हमने सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के बाद में सारी चीजें फाइनली असेंबल कर दी है। उस फाइल को मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा 7 सालों के लिए, क्योंकि मेरा रिटेंशन पीरियड गिवन है 7 साल। इन 7 साल से पहले मैं उसमें से एक लाइन भी, एक पेपर भी डिलीट नहीं कर सकती, डिस्कार्ड नहीं कर सकती, ठीक है? चाहे मैम वो एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के भी क्यों ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के सारे नॉर्मली आप जब असेंबल करते हो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको कर लेने चाहिए, बट अगर मान लो वैसा बाद में हो जाए कि भाई कोई चीज गलती से रह जाए और आप श्योर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है, तब आप जरूर डिस्कार्ड कर सकते हो उसको। बाकी आप चेंजेस कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके मैम, एक बार ये रेफरेंसिंग वाला भी बता दीजिए पॉइंट। ये डिस्कार्ड वाला तो समझ आ गया, ये डिलीटिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स मींस कि हाँ मैम ये आ गया, ज्यादा हो गया। रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स, रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स जैसे क्या होता है कि मैंने क्या किया,
हम लोग एग्जाम में करते हैं ना, कई बार यहाँ पे लिख देते कि ये चीज यहाँ पर है, ठीक है, पेज नंबर इस पे जाकर के देख लेना, तो हम वहां पे क्या डाल देते, रेफरेंसेस लगा देते अलग अलग, ठीक है, कि ये चीज इसका पूरा कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर जगह पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमने रेफरेंस दे दिया। अब उसका अगर हमने न्यू पूरा वर्किंग पेपर बना दिया तो अब जो केवल रेफरेंस के लिए रह गए आप उन्हें हटा सकते हो। जैसे मेरा हाफ वर्किंग हो गया पेज नंबर 1 पे, हाफ वर्किंग हो गया पेज नंबर 5 पे, तो पेज नंबर 1 पे मैंने लिख दिया था कि इसके बाद में मुझे पेज नंबर 5 देखना है। ओके, तो नाउ अब पेज नंबर 5 पे जाकर के देखा मैंने, मेरे को समझ में आ गया कि क्या चीज हुई भी है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वर्क कर रही थी तो मैंने पेज 1 और पेज 5 को एज इट इज वापस से कॉपी कर लिया एक साथ, ठीक है। तो अब मेरे पुराने वाले क्या रह गए, सिर्फ रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स रह गए कि ये चीज यहाँ से यहाँ पे देख लेना, तो मैं उन्हें डिस्कार्ड कर सकती हूँ। ओके मैम। अच्छा, रिटेंशन, यस मैम अगर 7 साल पहले कोई भी रीजन से अगर डॉक्यूमेंट डिस्कार्ड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा? आपको जितना याद रहता है या फिर उस पर्टिकुलर चीज का वापस से आप ऑडिट करके वर्किंग पेपर्स बनाइए, या फिर मान लो आपको जितनी चीजें याद रहती है आप सारी चीजें वापस से लिखिए, और अगर आपको लगता है कि आप कोई पॉइंट पर्टिकुलर टॉपिक आप भूल गए हैं यहाँ पे, तो वापस से आपको क्लाइंट से आप डाटा मंगवाना पड़ता है, जो भी उनका अकाउंटिंग डाटा होता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको वापस से वर्किंग पेपर बनाना पड़ेगा। मैम अगर रीजनेबल कॉज हो कि तो रीजनेबल कॉज हो सकता है, बट ये काम आपको वापस से करना ही पड़ेगा। हो सकता है बाय चांस हमसे मिस्टेक से गलती से फट गया हो, या फिर हो सकता है कि हमारे यहाँ पे छोटी सी आग लग गई हो और वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो अब आपको फ्यूचर रेफरेंसिंग के लिए वापस से बनाना तो पड़ेगा ही। Excuse me, ma'am. यस, What is this SQC1? SQC1 है आपका स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, वैसे ही ICAI ने ऑडिट के लिए ही, ऑडिट का कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल करें उसके लिए स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इशू किए हुए हैं। मैम यस, मैम ये डिलीटिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स है, को बताइएगा ना। डिलीटिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आपने किसी भी एविडेंस का एक फोटोकॉपी लिया, वो क्लियर नहीं आया था आपका, ठीक है, आपने वापस से वो तो रख ही लिया, आपने वापस से क्लाइंट को कहा कि भाई ये क्लियर नहीं आया, आप मुझे क्लियर जेरोक्स करवा के दीजिए। उसने अगेन आपको जेरोक्स करवा के दिया, अब वाला जो पेपर है वो क्लियर है, तो जो पुराना वाला है आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। वो क्या हो गया, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट हो गया। अगेन आपने वापस से उसका कोई दूसरा ले लिया है डॉक्यूमेंट। ओके, यस मैम। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 वर्ड्स लिखे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। तो आप सब लोगों को पता है सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट्स क्या होती हैं, यस मैम। है ना। अब जैसे मान लो मैं सोल प्रोप्राइटर की ऑडिट करने गई थी, सोल प्रोप्राइटर की ऑडिट करने गई तो वहां पे सिंगल एक वो प्रोप्राइटर की कंपनी का, फर्म का मुझे ऑडिट करना है। तो जिस दिन मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया उसके 7 सालों तक मुझे वर्किंग पेपर्स मेंटेन करके रखने। बट अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूँ, उस कंपनी की सब्सिडरी भी है, उस कंपनी का एसोसिएट्स भी है ना, तो मैंने क्या किया, होल्डिंग कंपनी का ऑडिट किया था, जो सबसे मेन कंपनी है उसका ऑडिट कर लिया, ठीक है। जब भी हम होल्डिंग कंपनी के ऑडिट करते हैं तो हमारे पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें एक ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मतलब होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस एसोसिएट्स, इन तीनों का मिला के एक ऑडिट रिपोर्ट जिसके अंदर फाइनेंशियल्स आएंगे तीनों कंपनी के, ठीक है। तो मुझे वो रिपोर्ट इशू करना है, ये हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अब मेरा ऑडिट रिपोर्ट होल्डिंग के लिए तो जल्दी चला गया,
क्योंकि मैंने होल्डिंग के ऑडिट कर दी। ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट के लिए मुझे हो सकता है वेट करना पड़े, क्यों? क्योंकि अभी तक मे बी सब्सिडरी की ऑडिट नहीं हुई हो, या फिर मे बी सब्सिडरी की ऑडिट तो हो गई बट ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, फाइनेंशियल्स आने में मेरे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मेरी बाद में बनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है यहाँ पे मेरी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स तीनों का मिला करके, विच एवर इज लेटर। जब भी आपने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है उसके 7 सालों तक आपको वर्किंग पेपर्स मेंटेन करके रखने हैं। ओके मैम। चलिए। मैम यस मैम, इज इट नेसेसरी कि मतलब होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट सबकी ऑडिट ना एक ही फॉर्म ऑफ ऑडिटर करे, ऐसा हो नहीं, सकता है ऐसा कि- कोई कंपलसरी नहीं है, अलग अलग बंदे कर सकते हैं ऑडिट। तो मैम फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनेगी? ग्रुप कि like ऑडिट अगर रिपोर्ट अलग-अलग बनती firm की है, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट बनती है, वहाँ पे एक लीड ऑडिटर डिसाइड किया जाता है कि कौन से बंदे को ग्रुप ऑडिट बनानी होगी, और नॉर्मली जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करता है उसी को ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है। ओके मैम। चलिए नाउ फटाफट से हम रीड करते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें परमानेंट और करंट में आपको पता चल गई है। क्या होती है परमानेंट ऑडिट फाइल? जो हमारे रिजॉइन कर ले, टाइम कम बच। हाँ ठीक है, रिजॉइन कर लीजिए।